गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 7। अभी मैंने आपको जो चैप्टर 4 प्रीवियस वीडियो में पढ़ाया था उसमें मुग़ल एम्पायर के बारे में बताया था आप लोगों को। और अभी उसके जहांगीर के जो रूलर था, शासक था, वहाँ तक हमने आपको उसके बारे में पढ़ाया था। अब नेक्स्ट हम यहाँ से शाहजहाँ के बारे में पढ़ेंगे जो वहाँ का रूलर था। शाहजहाँ रियल नेम खुर्रम। शाहजहाँ का जो रियल असली नाम था वास्तविक वो खुर्रम था। सक्सीडेड हिज फादर जहांगीर एंड असेंडेड द थ्रोन इन 1628 AD। उसने जहांगीर जो उसका पिता था शाहजहाँ का, उसके बाद उसके सिंहासन को संभाला 1628 AD में। ही लेड मैनी मिलिट्री एक्सपीडिशन सक्सेसफुली। उसने बहुत सारे मिलिट्री मतलब जो सैनिकों का अभियान था वो सफलतापूर्वक चलाया। He faced the rebellions of बुंदेलाज एंड सबड्यूडेड द रिवोल्ट्स ऑफ द गवर्नर ऑफ डेक्कन। उसने जो है बहुत सारे विद्रोहों का सामना किया बुंदेलों के, एंड सबड्यूड उनको हराया और अपने वश में किया, और जो डेक्कन का गवर्नर था उसके विद्रोह को ख़त्म किया, समाप्त किया। बीजापुर एंड गोलकुंडा वर ऑल्सो सबड्यूडेड। बीजापुर और गोलकुंडा को भी उसने हरा दिया। Shahjahan's region is remembered for his architectural activities, magnificent buildings and monuments। जो शाहजहाँ का शासनकाल था वो याद दिलाता है उसके जो वास्तुकला के जो एक्टिविटीज़ थी, काम थे, और उसका जो आलीशान उसने बिल्डिंग बनवाई थी, मॉन्यूमेंट जो स्मारक बनवाए थे शाहजहाँ के, जैसे ताजमहल एक जीता जागता उदाहरण है शाहजहाँ के जो मॉन्यूमेंट्स में है। हिज रीज़न इज़ कॉल्ड द गोल्डन एज ऑफ द मुग़ल पीरियड। मुग़ल पीरियड काल का उसका जो ये रीज़न था, जो काल था, शासन काल था, वो गोल्डन एज, सुनहरे काल के बारे में मतलब कहा जाता है, ऐसा कहलाता था। इसके बाद शाहजहाँ के बाद औरंगजेब, नेक्स्ट जो रूलर था औरंगजेब था। औरंगजेब असेंडेड द थ्रोन इन 1658 AD। औरंगजेब ने सिंहासन पर बैठा 1658 में। ही अज्यूम्ड द टाइटल ऑफ आलमगीर। उसने जो है उसे मिला एक टाइटल, उसको शीर्षक मिला, आलमगीर के नाम से उसको जाना गया, उसको टाइटल मिला। अंडर हिम द मुग़ल एम्पायर रीच इट्स जेनियत। उसके अंडर में जितने भी मुग़ल एम्पायर थे, राज्य थे, वो अपनी ऊंचाई पर पहुंच गए थे। बिटवीन 1658 टू 1681 AD, 1658 और 1681 AD में ही डील्ड विद नॉर्थ इंडियन, एंड ड्यूरिंग इतने से 1682 टू 1007 AD ही रिमेन्ड इन डेक्कन। उसने बहुत सारे जो है नॉर्थ इंडिया के जो थे उससे उन सबों से निपटा, और बाद में 1682 से 1707 AD तक वो उस डेक्कन में बने रहे। ड्यूरिंग द फर्स्ट फेज, पहले फेज़ में, पहले उस रूप में, द रूलर ऑफ अराकन वॉज डिफीटेड एंड सोनदीप आइलैंड इन द बे ऑफ बंगाल वॉज कैप्चर्ड। पहले फेज़ में उसने अराकान रूलर जो शासक था उसको हराया, और सोनदीप आइलैंड जो महाद्वीप था बे ऑफ बंगाल में उस पर कब्जा किया। इन द नॉर्थ वेस्ट में द अफगान ट्राइब्स रिमेन्ड अ सोर्स ऑफ ट्रबल। नॉर्थ वेस्ट में अफगान जो थे प्रजाति वो अभी भी मतलब परेशानी का कारण बने रहे। द रिवोल्ट्स ऑफ यूसुफ जियास एंड अफरीदीज वर सप्रेस्ड। और जो रिवोल्ट उनका विद्रोह था यूसुफ शाह और अफरीदीज का, उसको रिवोल्ट को विद्रोह को दबा दिया। द राजपूत रिवोल्ट्स इन जोधपुर एंड मेवाड़। जो राजपूत थे उन्होंने विद्रोह किया जोधपुर और मेवाड़ में। एंड दोज ऑफ सांतामीज ऑफ मेवाड़, जो सारे जितने भी थे सांतामीर मेवाड़ के। एंड नरनौल वर क्रश्ड। वो दो नरनौल के जो सांतामीज मेवाड़ के, उनको क्रश मतलब कुचल दिया औरंगजेब ने। इसके बाद द जाट्स ऑफ मथुरा वर ऑल्सो डिफीटेड, बट द बुंदेलाज राजपूत सेटअप एन इंडिपेंडेंट स्टेट इन ईस्टर्न मालवा। जो जाट थे मथुरा के उन्हें भी हरा दिया उसने, लेकिन जो बुंदेला जो राजपूत थे उन्होंने अपना इंडिपेंडेंट स्टेट, एक राज्य ईस्टर्न मालवा में सेटअप किया, मतलब रखा, उसको चलाया। द सिख ऑल्सो सफ़र्ड एट द हैंड्स ऑफ औरंगजेब। जो सिख थे वो भी सफ़र किया औरंगजेब के हाथों। मतलब औरंगजेब कहते बहुत क्रूअल राजा था, बहुत क्रूर शासक था, जिसकी वजह से उन लोगों ने भी बहुत परेशानी झेली। कौन थे? जो ये सिख लोग थे। गुरु तेग बहादुर एंड गुरु गोविंद टू सन्स वर एक्सिक्यूटेड। उसने क्या किया, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद जो दो बेटे थे उनको भी मार डाला।
औरंगजेब स्पेंड द लास्ट 25 ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन डेक्कन। डेक्कन में औरंगजेब ने अपने लास्ट के आखिरी के 25 साल उस वहाँ पर गुजारे। हिज मेन एम वॉज टू कॉन्क्योर द स्टेट्स ऑफ बीजापुर एंड गोलकुंडा एंड क्रश द पावर ऑफ द मराठास। उसका मुख्य एम लक्ष्य था कि किसी तरीके से जो बीजापुर स्टेट है गोलकुंडा उसको जीत ले, क्रश कर दे और मराठा की जो पावर है, शक्ति, उसको कुचल दे। बीजापुर एंड गोलकुंडा वर annexed, but the Marathas were able to establish their own kingdom in Deccan under शिवाजी। यहाँ पर कि उसने जो उसका मेन एम था कि बीजापुर और गोलकुंडा को क्रश कर दे, उसके कुचल दे उनकी शक्ति को, मराठाओं की, और इस स्टेट को जीत ले। इसके बाद उसने बीजापुर और गोलकुंडा जो उसमें शामिल थे, दोनों ही जो स्टेट्स चाहता था वो जीतना, बट द मराठास वर, लेकिन मराठा जो इस योग थे कि वो अपने आप को स्थापित करें अपना राज्य डेक्कन में, और वो भी शिवाजी जो थे राजा उस समय के, उसके उनके अंडर में। औरंगजेब शिवाजी, ठीक है, वो अपना राज्य शिवाजी के अंडर में इस्टेब्लिश कर रहे थे, मतलब इतने वो एबल थे। औरंगजेब शॉर्ट साइटेड एंड बिगॉटरी बिकेम द मेजर फैक्टर्स इन डिक्लाइन ऑफ द मुगल एम्पायर। औरंगजेब की जो अदूरदर्शिता थी, जो ज़्यादा दूर तक, मतलब उसे नहीं भविष्य का, इतना फ्यूचर का वो पता था कि क्या होगा, और उसकी जो कट्टरता थी, जो बहुत ही क्रूर शासक कहलाता था, उसके मेन कारण की वजह से उसका जो मुगल एम्पायर था वो उसका नष्ट हो गया, पतन हो गया। ही मेड मोर एनिमीज देन फ्रेंड। उसने दोस्तों से ज़्यादा दुश्मन ज़्यादा बना लिए थे। द मुगल सक्सेसर्स वर इनकॉम्पिटेंट। जो मुगल जो राजा थे, उत्तराधिकारी थे, वो अयोग्य थे, इनकॉम्पिटेंट थे, अयोग्य थे। और रूलर्स एंड प्लेजर सीकर, मतलब वो जो शासक थे सारे, वो मतलब सुख सुविधा से लिप्त थे, उनको मतलब शासन करना नहीं, बस आराम और विलासिता में थे। दे वर दीज पपेट्स ऑफ इन हैंड देयर नोबल्स। वो सारे ही पपेट थे, एक तरीके से खिलौना थे, जो वहाँ के नोबल्स थे, शासक थे। नादिर शाह's invasion in 1739 AD broke the power of the Mughals and led to the rise of the Marathas। जो नादिर शाह था उसने हमला किया 1739 में एडी में, एंड पावर, जो मुग़लों की जो शक्ति थी उसको तोड़ा, और अपना मराठास जो थे उन्होंने अपनी आगे बढ़े, राइज किया उन्होंने। इसके बाद कैसा एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके का उस समय शासन प्रबंध था। द मुगल एडमिनिस्ट्रेशन कम्बाइंड इन इटसेल्फ एन इंडियन एंड पर्शियन सिस्टम। मुगल जो शासन प्रबंध था दोनों ही कम्बाइंड था, पर्शियन और इंडियन दोनों सिस्टम से। द एब्सोल्यूट ऑथर ऑफ द किंग एंड स्ट्रेंथ ऑफ द आर्मी वर इट्स टू पिलर्स। जो पूरी तरीके से जो राजा की शक्ति थी और उनकी जो सैन्य सेना आर्मी थी, वो उसके मुख्य दो पिलर्स थे, मतलब खंभे थे, उन्हीं की शक्ति से वो उस समय उनका शासन प्रबंध चल रहा था। द एम्परर वॉज द कमांडर इन चीफ ऑफ द आर्मी। जो आर्मी का जो राजा होता था वो कमांडर इन चीफ होता था, आर्मी अपनी सैनिक मतलब सेना जो था उसका कमांडर इन चीफ होता था। ही डायरेक्टली अपॉइंटेड द ऑफिशियल्स। वो अपने अधिकारियों को सीधे अपॉइंट कर सकता था, उनको एंट्री दे सकता था। द वज़ीर प्राइम मिनिस्टर लुक्ड आफ्टर द डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंस। जो उनका वज़ीर होता था, जिसको प्राइम मिनिस्टर कहते हैं, वो उनके फाइनेंस के डिपार्टमेंट, जो पैसे का लेन देन होता था, उसको डिपार्टमेंट को देखता था। द सरदार अस-सादुर एक्टेड एज द चीफ एडवाइज़र टू द एम्परर इन रिलीजियस मैटर्स एंड ऑल्सो एज द इंचार्ज ऑफ द डिसबर्समेंट ऑफ इम्पीरियल एड फॉर वेरियस इंस्टीट्यूशंस। जो सरदार सादुर था वो चीफ एडवाइज़र था, राजा का होता था, जो कि धार्मिक मैटर्स मामलों में उनको एडवाइस देता था, और वो इंचार्ज भी था जो शासन से संबंधित चीज़ें वितरण करनी पड़ती थी, डिस्ट्रीब्यूट करनी पड़ती थी अलग अलग इंस्टीट्यूशन में, अलग अलग संस्थाओं में, जो शासन से संबंधित कोई किसी काम की वजह से जो मनी डिस्ट्रीब्यूट करना होता था या कोई सहायता देनी होती थी तो वो करता था। ही ऑल्सो वर्कड एज द चीफ जज आफ्टर द एम्परर। और वो एक चीफ जज के रूप में भी काम करता था, जज मतलब राजा के बाद, राजा अगर नहीं होता था तो वो उनके चीफ जज का काम भी करता था। द मीर बख्शी वॉज द प्ले मास्टर जनरल हु ऑल्सो लुक्ड आफ्टर मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन। जो मीर बख्शी था वो प्ले मास्टर जनरल था, जो कि मिलिट्री एडमिनिस्ट्रेशन, जो मिलिट्री सैनिकों का शासन प्रबंध में था, उसकी व्यवस्था मतलब प्रबंधन को देखता था।
द खान ए समन और मीर समन वॉज द इंचार्ज ऑफ रॉयल हाउस होल्ड। खान ए समन और मीर समन जो इंचार्ज होते थे रॉयल हाउस में, शाही जो चीज़ें वस्तुएं रखी जाती थी उनकी देख रेख करते थे। द काजी वॉज द हेड ऑफ द जुडिशियल डिपार्टमेंट। काजी जो होता था वो न्यायिक डिपार्टमेंट की देखभाल करता था और वो मेन हेड होता था वहाँ का। द कोतवाल वॉज द इंचार्ज ऑफ द पुलिस डिपार्टमेंट हु मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर। कोतवाल जो होता था पुलिस डिपार्टमेंट का इंचार्ज होता था और जो कि नियम लॉ एंड ऑर्डर को देखता था, नियम और कानून बनाता था और देखता था उसके। फॉर प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रांतीय प्रबंधन होता था उसकी देखभाल करता था। अकबर डिवाइडेड हिज एम्पायर इनटू 15 सूबाज, जिसको प्रोविंशंस कहते हैं, ईच बीइंग अंडर अ सूबेदार। जो अकबर ने अपने एम्पायर राज्य को 15 सूबेज में बांट दिया था, प्रांत में बांट दिया था और हर एक का एक सूबेदार नियुक्त किया था। विथ फुल सिविल एंड मिलिट्री पावर्स, पूरे सिविल मतलब पूर्ण नागरिकता और पूरी मिलिट्री सैनिक की पावर रहती थी, शक्ति के साथ एक सूबेदार वहाँ का नियुक्त करता था। द सूबेदार वॉज असिस्टेड बाय अ नंबर ऑफ प्रोविंशियल दीवान। जो सूबेदार होता था असिस्ट करता था, मतलब उनका असिस्टेंस होता था प्रोविंशियल जो प्रांतीय दीवान होते थे उनका। बख्शी, काजी, कोतवाल एंड अदर ऑफिसर, जो ये बख्शी और काजी, कोतवाल ये सारे अलग दूसरे ऑफिसर्स होते थे। ईस्ट सूबा वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू सरकाराज एंड परगनाज। हर सूबा जो है आगे चल के सरकाराज और परगनाज में बांट दिया गया था। एंड ईच परगनाज, हर एक परगना में हैड अ नंबर ऑफ विलेजेस, उसमें अंतर्गत गांव आते थे। एंड द परगना वॉज केप्ट अंडर द चार्ज ऑफ फौजदार, और जो परगना जो है वो फौजदार के अंडर में आता था, उसका चार्ज फौजदार के हाथों में होता था। ईच विलेज हैड अ मुदक्कम, हर एक गांव का एक मुकद्दम होता था। अ पटवारी एंड अ चौकीदार, हर एक विलेज का एक मुकद्दम होता था, पटवारी होता था, एक चौकीदार होता था। एंड द ऑफिशियल वर केयरफुली रिक्रूटेड एंड वर पेड इन कैश सैलरी, जो ऑफिशियल अधिकारी होते थे वो बहुत ही सावधानी से उसमें भर्ती करते थे, रिक्रूट कोई भी किसी को नियुक्त करना है या निकालना है वो करते थे और उनकी जो सैलरी है कैश सैलरी पेड करते थे। समटाइम्स, कभी कभार, दे वर गिवन जागीर्स लैंड ग्रांट्स फॉर डिस्टिंग्विश सर्विसेज, और कभी कभार वो जागीर के रूप में ज़मीन वगैरह देते थे और उनकी जो सर्विसेज जिस तरीके का वो काम करते थे उसको पहचान कर। फिर यहाँ पर है आपका नेक्स्ट टॉपिक है इकोनॉमिक एंड सोसाइटी। उनका जो इकोनॉमी थी, आर्थिक और सामाजिक कैसा था। एग्रीकल्चर वॉज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ द पीपल, खेती उनका मुख्य व्यवसाय था उन लोगों का। ट्रेड वॉज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट इकोनॉमिक एक्टिविटी, जो ट्रेड व्यापार था उनकी एक मुख्य इकोनॉमिक आर्थिक एक्टिविटी थी, जिससे कि मतलब धन का आदान मतलब आता था, उनकी आर्थिक स्थिति को जो स्ट्रॉन्ग करता था। टेक्सटाइल, पेपर, इंडिगो, ओपियम एंड सॉल्ट पेटर वर द मेजर आइटम्स ऑफ द एक्सपोर्ट। एक्सपोर्ट मतलब निर्यात करते थे, अपने देश से दूसरे देश में बेचते थे। ये सारे जो ट्रेड से संबंधित आइटम्स थे। वाइल द इम्पोर्ट्स इंक्लूडेड गोल्ड, और इम्पोर्ट आयात मंगवाते थे उसमें गोल्ड, सोना, हॉर्सेस, रॉ सिल्क, मेटल, इवोरी, हाथी के दांत से बनी, प्रीसियस स्टोन्स, ड्रग्स, ईटीसी, ये बाहर से मंगवाते थे। मुग़ल नोबेल्टी वॉज फाउंड ऑफ लग्जरी आइटम विच वर इम्पोर्टेड फ्रॉम अरेबिया। जो मुग़लों की मेन वो जो थी फॉन्ट थी, चाह थी, उनकी जो पसंद थी वो लग्जरी आइटम्स थे जो कि कीमती और लग्जरी थे, जो कि इम्पोर्ट होते थे अरेबिया से, अफ्रीका, यूरोप और एशियन कंट्री से इम्पोर्ट होते थे, मंगाए जाते थे। During this time, European trading companies like Portuguese, Dutch, English and French also began to trade mainly in spices and textile. जो यूरोपियन व्यापार जो उसकी कंपनियां थीं, जैसे कि ये सारे नाम हैं पोर्टुगीज़, डच, इंग्लिश एंड फ्रेंच, ये उन्होंने इनका जो उस समय क्या करते थे, उनका मुख्य व्यापार था स्पाइसेस, मसाले और टेक्सटाइल, जो कि वो मेन उनका ट्रेड था। द जनरल नेचर ऑफ सोसाइटी कंटिन्यूड एज बिफोर, जो जनरल नेचर था और जो उनका मतलब कि जनरल प्राय जो उनका प्राकृतिक जो नेचर था वो समाज में वैसे ही पहले की तरह था और बाकी जो काम करते थे। द नोबल्स एंड लैंडलॉर्ड्स फॉर्म द अपर सेक्शन ऑफ सोसाइटी एंड लेड अ लग्जूरियस लाइफ। जो नोबल्स शासक थे और लैंडलॉर्ड जो जमींदार थे वो ऊपर के सेक्शन में सोसाइटी समाज में काम करते थे और उनका रूप था, और वो लग्जरियस माने बहुत ही लग्जरियस में आरामदायक
जीवन व्यतीत करते थे। द कॉमन पीपल ऑन अदर हैंड लेड अ हार्ड बट कंटेंट लाइफ। जो कॉमन लोग होते थे उनका दूसरे हाथ में, मतलब पहले तो उसमें जमींदार और राजा थे, उसके बाद जो नीचे आते थे वो भी कॉमन लोग जो थे वो कठिन परिश्रम करते थे, हार्ड लाइफ थी, लेकिन वो संतुष्ट थे अपनी लाइफ से, उस समय खुश रहते थे। तो आपका ये यहीं पर ख़त्म करते, थोड़ा बड़ा चैप्टर है तो थोड़ा थोड़ा करके इसको आप समझने की कोशिश करिएगा। और लास्ट में जो अगला अब नेक्स्ट एपिसोड वीडियो बनाएंगे उसमें ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, उसके साथ ही साथ आपको वर्क भी सेंड किया जाएगा। और तब तक अपना ध्यान रखिएगा। गुड बाय, टेक केयर।